नमस्ते सभी का। मेरा नाम पूर्वी यादव है और मेरे साथ मोना है। हम दोनों साहस की सह संस्थापक हैं। और आप सभी का आज के वेबिनार सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट टू इंटरवीन फेमिसाइड इन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। यानी कैसे सामाजिक और राजनीतिक तौर पे हम इंटरवीन करें ताकि जो मुद्दा है फेमिसाइड का वो भारत में हम कंट्रोल में ला सकें। तो थोड़ा सा मैं साहस का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। साहस फाउंडेशन अपनी स्थापना से ही जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ काम करने कार्यरत रहा है। हम लोग किशोर किशोरियों के साथ पूरे भारत में जेंडर यौनिकता, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जेंडर आधारित हिंसा को कैसे चुनौती दे सकते हैं उस पर काम करते हैं। हमारा मकसद है कि वो अपने जीवन में जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा को पहचान पाए और उसे चुनौती दे पाए। इसके अलावा हम महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, आप जैसे समाज सेवियों के साथ और अधिकारियों के साथ भी इस इन्हीं मुद्दों पे जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कि हमारा जो बड़ा मोटिव है कि हमारी जो समाज है, हमारा जो भारत है, वो जेंडर इक्वल बन पाए। कोशिश यही है। सो हमारे साहस की जो नींव है वो आक्रोश और आंदोलन पे आधारित है, जो 2012 में दिल्ली में गैंगरेप हुआ था। 2012 में चलती बस में 24 साल की जुआ के साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद उनके साथ इतनी बर्बरता हुई कि अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो हमें ऐसा लगता है कि वो मौत नहीं, वो हत्या थी। और उसी के 2 दिन बाद नोएडा में भी गैंगरेप हुआ और उसके बाद हरियाणा में भी हुआ। तो लड़कियों और महिलाओं के जो मौत का या हत्या का सिलसिला है वो आज भी जारी है। फेमिसाइड है वो भले ही नया शब्द लग सकता है, और इसको हिंदी में अगर सरल भाषा में कहा जाए तो उसे स्त्री हत्या, किशोरी हत्या बोलते हैं। बट उससे उसकी मीनिंग उतनी जो भार होता है वो नहीं पता चलता। फेमिसाइड का मतलब है जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों और महिलाओं की हत्या करना, क्योंकि वो लड़की या महिला है, यानी उनकी जेंडर पहचान की वजह से उनकी हत्या कर देना। भारत में फेमिसाइड के कई प्रारूप हैं। चाहे पैदा होते ही लड़की की हत्या कर देना, दहेज के बाद हत्या कर देना, दहेज के लिए हत्या कर देना, रेप के बाद हत्या कर देना, और कोई कारण नहीं बचा तो परिवार की इज्जत और ऑनर के लिए उसकी हत्या कर देना। अगर हम इस साल में 2-3 महीने में ही देखें, पिछले 2-3 महीनों में, तो कुछ कुछ ऐसी फेमिसाइड के मामले हैं जो अखबारों में, सोशल मीडिया में आए हैं। जिसमें से एक बहुत ही पिछले महीने का केस है जहां पर एक आदमी ने अपनी बेटी को गोली मार दी और हत्या कर दी थी, क्योंकि और वो एक टेनिस स्टार थी। इसके अलावा गुजरात में एक लड़की जो 18 साल की थी जिसने नीट की परीक्षा पास की, उसे एक सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिला, पर उसके पिता और अंकल ने इसलिए उसकी हत्या कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि वहां पर वो मेल जोल बढ़ाएगी लड़कों के साथ। और कई बात कहे गए और उसे सुसाइड का केस बता दिया गया। हाल ही में नोएडा में भी एक लड़की को आग लगा दी गई और उसे मार दिया गया उसके 7 साल के बच्चे के सामने। इसके अलावा हरियाणा के भिवानी में 18 साल की जो लड़की, जो एक अध्यापक थी, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो ये कुछ 4-5 जब मैं मामले बोल रही हूँ, ये कोई केस नहीं है। ये सिर्फ केस या हत्या के सिर्फ मामले नहीं है। ये वो महिलाएं और लड़कियां हैं जिनके जीने का अधिकार छीना गया है क्योंकि वो लड़की और महिलाएं हैं। और ऐसे कई मामले हर रोज लड़कियां और महिलाएं मारी जा रही हैं, उनकी हत्या की जा रही है उनकी जेंडर पहचान की वजह से। तो एक बहुत बड़ा मामला है। हम इसकी गंभीरता को, इसकी अर्जेंसी को समझते हैं, इसीलिए हमने इस महीने में फेमिसाइड के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। एक वेबिनार सीरीज का आयोजन किया है। आज उस वेबिनार सीरीज का आखिरी पड़ाव है। इससे पहले के वेबिनार में हमने, पहले वेबिनार में जहां पर हमारे साथ बर्नाली चक्रवर्ती और शालिनी सिंह जुड़े थे, उन्होंने इसे एक नेशनल इमरजेंसी का मुद्दा बताया था। आंकड़े हम देखें, हमारे पास एनसीआरबी के आंकड़े क्लियर कट फेमिसाइड शब्द नहीं यूज करते पर बहुत सारी हत्या के मामले रजिस्टर करते हैं। दूसरे वेबिनार में हमने देखा कैसे पत्रकारिता और मौजूदा राजनीतिक जो माहौल है वो इन मामलों को दबाने की कोशिश कर रहा है, इस पे बात नहीं कर रहा है। हमारी जो दूसरी एक स्पीकर जुड़ी थी, उनका ये मानना है, क्योंकि जो मानना है और ये प्रूफ है कि हाशिए पर जो महिलाएं होती है, जो दलित महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां हैं, उनके साथ फेमिसाइड के मामले ज्यादा आते हैं, यौनिक हिंसा ज्यादा होती है। और उन मामलों पे
चर्चा भी नहीं होती, मीडिया में भी नहीं आता, क्योंकि जितना आक्रोश और गुस्सा और परेशानी होनी चाहिए वो नहीं होती। ऐसा है कि लड़कियों और महिलाओं को डिह्यूमनाइज किया जा रहा है, यानी उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी बात चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारे साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मंजुला जी जुड़ी है, और मित्र बुंदेलखंड से महेंद्र कुमार जुड़े। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में। और उम्मीद करती हूँ कि हम सभी जो जुड़े हैं वो आज की चर्चा में इस चीज को और गहराई से समझ पाएंगे। मोना, वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने जो स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका थोड़ा परिचय देना चाहूंगी, ताकि हम समझ पाए कि वो इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मंजुला जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मंजुला प्रदीप मानवाधिकार एक्टिविस्ट है, जो हाशिए पर मौजूद समुदायों, खासकर दलित और हाशिए पर मौजूद महिलाओं के साथ तकरीबन पिछले 3 दशक से काम कर रही हैं। वो गुजरात की संस्था नवसरण ट्रस्ट की पूर्व एग्जीक्यूटिव अधिकारी डायरेक्टर रह चुकी है। वो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स लीडर की राष्ट्रीय कन्वीनर है। जो संगठन है उसकी पहुंच 20 राज्यों तक है, और उनका मकसद है कि जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन है, हाशिए पर जो मौजूदा महिलाएं हैं, उन्हें लीडरशिप में लाया जाए, उन्हें एकजुट किया जाए, और उन्हें अपने मुद्दों को संबोधित करने और उनका खुद प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच दे। मंजुला प्रदीप जेंडर आधारित हिंसा और जातिगत हिंसा पीड़ितों को न्याय दिलाने में उनका सहयोग और सहायता करती रही हैं। वे जमीनी स्तर पे मार्जिनलाइज्ड वुमेन की लीडरशिप बनाने और उसे मजबूत करने का भी काम करती हैं। इसके अलावा फाइट इनइक्वालिटी अलायंस इंडिया की वो को कन्वीनर है। ये एक ग्लोबल मूवमेंट आंदोलन है जो न्यायपूर्ण, सम्मान और सस्टेनेबल दुनिया बनाने में कार्यरत है। और बीबीसी ने 2021 में मंजुला प्रदीप को 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल किया था। तो मंजुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे स्पीकर महेंद्र कुमार हैं। महेंद्र कुमार समुदाय स्तर पर लड़कों और पुरुषों के साथ काम करने वाली संस्था मित्र बुंदेलखंड में मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। मित्र बुंदेलखंड साल 2023 से बांदा जिले के 45 गांवों में जेंडर समानता, महिला हिंसा, देखभाल के मुद्दों पर पुरुषों के जवाबदेही का काम कर रहे हैं। महेंद्र कुमार ने 1997 से 2021 तक अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग राज्यों में काम किया है, पुरुषों को भेदभाव और हिंसा के खिलाफ संवेदित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए। उन्हें 2023 में दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में लैंगिक समानता हेतु काम करने के लिए पुरुष वर्ग में कमला बसीन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर निशा पहूजा द्वारा बनाई गई फिल्म टू किल अ टाइगर, जो ऑस्कर 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री चुनी गई थी, उसमें उनके झारखंड में जो उन्होंने समुदाय में काम किया है और प्रयास किए हैं उसको दिखाया गया है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ महेंद्र जी। तो ये हमारे स्पीकर हैं। अब हम वेबिनार के आगे बढ़ेंगे। तो वेबिनार को 3 सत्र में बांटा गया है। हर सत्र में एक एक सवाल हम एक एक स्पीकर से पूछेंगे। हर सवाल के लिए तकरीबन 5 मिनट का समय दिया जाएगा। और जैसे ही 4 मिनट होंगे मैं ये पेपर ऐसे दिखा दूंगी, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके पास 1 मिनट है अपनी बात को समेटने का, और 5 मिनट में आप अपनी बात पूरी कर लें। वेबिनार की शुरुआत हम पहले सत्र से करेंगे और मेरा पहला सवाल मंजुला जी से है। ऐतिहासिक तौर पर जातिगत पहचान दलित हमेशा से हाशिए पर रही है। बात करें फेमिसाइड की तो दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ यौनिक हिंसा और हत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम जातिगत पहचान को कैसे सेंटर करें ताकि हम फेमिसाइड के मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझ पाए। शुक्रिया मोना। थैंक्स साहस फाउंडेशन कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझना भी इतना जरूरी जो आपने कहा कि जाति को कैसे सेंटर पे रखा जाए। देखिए, हम जब आंदोलनों की बात करते हैं, फिर वो जाति आधारित हिंसा या भेदभाव की बात करें, या दूसरा फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करें या विमेन्स राइट्स मूवमेंट की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि जो जाति जो है वो हावी होता है दलित आंदोलन के मुद्दों पे, और महिला आंदोलन में महिलाओं का मुद्दा हावी होता है। तो पॉइंट इज के
आप दोनों को जो मैं थोड़ा सवाल को और वो कर रही हूँ कि दोनों के चार बीच बड़े ना एक जो द्वंद्व है कि है। महिलाएं जाति का मुद्दा को किस तरह से समझें। और जब महिला हिंसा की बात आती है तो महिला आंदोलन के जो लोग हैं वो ज्यादातर इस मुद्दे को ज्यादा अहमियत नहीं देते कि कास्ट को समझना जरूरी है। क्योंकि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक पहचान से हम इन्हें नहीं देख सकते, उनकी बहुत मल्टीपल लेयर्स ऑफ उनकी आइडेंटिटी है। खास करके जब हम इंटरसेक्शनलिटी की बात करते हैं, विभागीयता की बात करते हैं, और हम कह रहे हैं कि महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है, दलित महिलाओं और लड़कियों पे हिंसा बढ़ रही है, रिपोर्टिंग बढ़ा है, राइट। तो मतलब उसका मतलब ये है कि कहीं पे दलित आंदोलन ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है कि महिलाएं और लड़कियां खुद थोड़ी जागरूक हुई हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है, जानकारी बढ़ी है, कानून की जानकारी बढ़ी है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन तक अपनी एफआईआर दर्ज कराने जाती हैं। तो रिपोर्टिंग बढ़ी है, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए हम ये मानते हैं कि हिंसा दलित महिलाएं और लड़कियों पे बढ़ी है। पर मुद्दा ये है कि जब हम कास्ट को देखते हैं तो हम लोग जो इंडियन सोसाइटी है, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो ढांचा है, उसके भीतर जब हम जाते हैं तो हम अगर एक दलित महिला के हिंसा पर हम कहते हैं एससी कम्युनिटी की महिला, पर वो सिर्फ दलित महिला नहीं होती, उसके अंदर भी हमें जब देखने की जरूरत है कि कौन सी उपजाति से वो है, कौन सी सबकास्ट से है। क्योंकि ये सब चीजें मुझे लगता है बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप एक जो उदाहरण है, आप जानते ही हैं कि हाथरस की जो घटना हुई 2020 में, वो लड़की सिर्फ दलित नहीं थी, उस विद इन दलित वो सबसे लोअर कास्ट की थी, वाल्मीकि समुदाय की थी। क्योंकि जब हम जाति की बात करते हैं तो दलित आंदोलन में भी महिला हिंसा, दलित महिला हिंसा पे एक ठोस रणनीति नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि वो एक कमी है हमारे आंदोलन में। और दूसरी तरफ जब महिला आंदोलन में जब हम जाति का मुद्दा लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यौन हिंसा सबसे ज्यादा जो रिपोर्टिंग हुई है वो दलित लड़कियों और औरतों पे हो रही है, राइट। तो अगर हमें ये सवाल, जो दलित महिलाएं हम हैं, जो उन्हें ये बहुत परेशान करता है कि हमारी जो समझ है वो दूसरे लोगों की समझ नहीं बन पा रही है, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या आंदोलन जो है उनको हम उन्हें हमें एक तरह से ये समझाना जरूरी है कि कास्ट शुड बी द सेंटर पार्ट ऑफ द एंटायर डिस्कोर्स। यानी कि केंद्र में जाति को रखना उतना जरूरी है, क्योंकि अगर जाति को हम नहीं रखेंगे तो एक बड़े समुदाय को, जो दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके अधिकारों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके अस्तित्व को हम समझ नहीं पा रहे और उनको हम चोट पहुंचा रहे हैं। आई थिंक ये इनसेंसिटिविटी जो है उससे बहुत दलित महिलाएं और लड़कियां इसकी वजह से एकलता महसूस करती हैं। उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं क्रिएट होता है, क्योंकि ये महिला आंदोलन का मुद्दा नहीं बनता है। तो कुछ समय तक कुछ घटनाएं चर्चित होती है, मीडिया में आती है, बड़ी बातें होती उस पर, फिर आगे क्या? उस लड़की को, उस औरत को अगर वो जीवित है या उसके परिवार को अगर वो उसकी मृत्यु हो गई है, क्या उन्हें न्याय मिलना पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क वो है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने इतने सारे केसों में काम किया है और हम सब अकेले लड़ रहे हैं। बहुत जितने राज्यों में हमारा जो हमने लड़कियां हैं हमारी, मैंने उनके बारे में उनका काम भी देखा है, समझा है। वो सब अपने मेहनत से, अपने आत्मविश्वास से, अपने अपनी सूझबूझ से काम कर रही हैं। वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि जाति को कोई समझना ही नहीं चाहता। वो ये नहीं समझना चाहता कि जाति व्यवस्था से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कितना बड़ा उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आई थिंक जो अब हम कहते हैं ना, विमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, और हम कहते हैं दलित राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, कि दलित दलित अधिकार मानव अधिकार है, महिला अधिकार मानव अधिकार है, तो दलित महिलाएं कहाँ है? तो दोनों में दलित महिलाओं, फिर हमें कहना पड़ता है कि दलित महिलाओं का भी मानव अधिकार है। ये जो प्रश्न आता है ना मेरे दिमाग में इतने सालों के काम में, कि मुझे लगता है कि वो मंच भी उस तरह का नहीं प्रदान होता है कि जहां हम इन मुद्दों पे डिस्कस कर सके। और आई थिंक आज बहुत इम्पोर्टेंट ये समय है कि जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक
एक भावनात्मक जुड़ाव होता है जब आप ऐसे मुद्दों पे काम करते हैं, क्योंकि आप उस समुदाय से आते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ये जिम्मेदारी लार्जर मूवमेंट की है, ये जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। अगर कोई लड़की या महिला के साथ यौन हिंसा होती है या दूसरी प्रकार की फेमिसाइड, कोई भी प्रकार की हिंसा हो, उसके साथ अलग अलग आप देख सकते हो कि इतने घिनौने अपराध जो आपने अभी बताए पूर्वी, उससे ज्यादा बहुत अलग तरह के अपराध मतलब होते जा रहे हैं। कितने बार तो लाशें मिलती हैं लेकिन उसके बाद एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। छोटी छोटी मासूम लड़कियां जो है वो इसका वो पटना में जो एम्बुलेंस में वो पड़ी रही लड़की, उसको अस्पताल में उसको एडमिट नहीं किया क्या, उसके बाद वो मर गई, दलित लड़की। तो मतलब क्या सिस्टम है, वो अप्रोचेस, वो स्ट्रेटेजीज, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारे इस तरह के कंसल्टेशंस नहीं होते, इन पर्सन भी नहीं होते। हम लोगों को ये इस बात पर पूरा एक एक पूरी एक बातचीत के साथ एक डायलॉग करना बहुत जरूरी है। सबको इसका एहसास होना चाहिए कि अब समय हो गया है कि अब हमें इन ऐसी हिंसाओं को रोकना है, इनको बढ़ावा नहीं देना है। और रोकने के लिए सभी आंदोलनों की जरूरत है, और सिस्टम की जरूरत है, प्रशासन की जरूरत है। इतना कह के मैं अभी अपनी बात करूँ। थैंक यू। भारत में फेमिसाइड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब हमने पिछले दो वेबिनार में जब चर्चा की थी स्ट्रैटेजीज पे कि फेमिसाइड को हम कैसे चैलेंज करें, तो जितने भी स्पीकर्स हैं जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ये कहा था कि पुरुषों और लड़कों की सहभागिता को लेकर, खास तौर पे परिवार में उनके सामाजिकरण को लेके सोशलाइजेशन पे काम होना चाहिए। तो आपका काम काफी पुरुषों के साथ है, तो ऐसे में आपको इस बारे में क्या लगता है, और अगर आप अपने कुछ अनुभव हम सबके साथ शेयर कर पाए। अ, ये सच बात है कि जिस तरीके से अभी घटनाएं फेमिसाइड की हो, या हम कहते हैं टारगेटेड जो वायलेंस की घटनाएं सामने आ रही है, तो ये मतलब एक झकझोर देने वाली, हिला देने वाली घटनाएं हैं, और बहुत सारे चिंतित लोग हैं। तो जब हम लोगों ने पुरुषों के साथ में काम करना शुरू किया, तो उसके पीछे एक सोच यही थी कि कहीं ना कहीं ये एक तो हिंसा को कारित करने वाले पुरुष हैं। एक हमारा मानना उसके पीछे ये है कि कोई भी पुरुष जो है बाय बर्थ जो है वो हिंसक पैदा नहीं होता है। ये हमारे सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, सामाजिकरण का प्रोसेस है, जहां पे पुरुष हिंसा करना सीखता है, और वो हिंसा को आज पुरुष जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो जब ये एक सीखा हुआ व्यवहार है, तो निश्चित तौर पे उस अपने इस सोच को, अपने इस व्यवहार को वो बदल सकते हैं, ऐसा हमारा मानना और विश्वास है। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने 2003 से लड़कों और पुरुषों के साथ में काम करना शुरू किया। और इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाओं के साथ में, अलग अलग नेटवर्कों के साथ में काम की शुरुआत की। और यदि आज हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पुरुषों को हम तैयार कर पाए हैं, उनके रिफ्लेक्शन को बढ़ा पाए हैं कि ये जो हिंसा है वो गलत है, ये किसी के मानवाधिकारों का हनन है। और इसके लिए पुरुषों को हम दोषी नहीं, लेकिन हम जिम्मेदार तो मानते हैं। और ये जिम्मेदारी पुरुष होने के नाते हमको उठाना पड़ेगा कि इसके लिए अगर समाज में हम शामिल नहीं है, तो इसका मतलब हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। और ये हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम भी जवाबदेह हैं अगर इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में होती हैं। और निश्चित तौर पे हर परिवार में ऐसी घटनाएं होती हैं। वो अलग बात है कि चूंकि पुरुष जो है उसके पीड़ित नहीं है, तो हम उसको अनदेखा करते हैं, या हम कई बार ऐसा होता है कि वो मानते ही नहीं है कि ये महिलाओं के साथ में हिंसा है। और मैं इसमें जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, मैं सभी चीजों को इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि समुदाय स्तर पे काम करते हुए ये हर जगह पे इन तरीके की घटनाओं को देखा गया है, और पुरुषों के इस तरीके के एटीट्यूड को देखा गया है। तो इसलिए मैं इन सारी चीजों को
शामिल कर रहा हूं। मैं कुछ इसके कुछ वानगी कि किस तरीके से ये सामाजिकरण की प्रक्रिया पुरुषों को उकसाती है और पुरुष किस तरीके से इसमें शामिल होते हैं, वो कौन सी चीजें हैं। मैं कुछ उदाहरणों के को जरूर रखना चाहूंगा, चूंकि यहाँ पे हमारे साथी जो है, जो मैं देख पा रहा हूँ, झारखंड से बहुत साथी हैं, तो निश्चित तौर पे झारखंड का एक उदाहरण लूंगा। एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी साथी दिख रहे हैं, तो सीखने के लिए मैं एक उदाहरण जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी लूंगा। तो हम झारखंड में काम कर रहे थे, रांची से एक बेड़ो ब्लॉक है, बेड़ो ब्लॉक की मैं घटना बता रहा हूं। जब हम लोगों ने वहां पे लड़कों और पुरुषों के साथ में काम करना शुरू किया, तो तकरीबन 6 महीना या 7 महीना हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ था कि जो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थे, वहां पे पुरुषों के कुछ ग्रुप्स बने थे, समूह बने थे, और वो इसीलिए बने थे कि हम लोग अब पुरुष होने के नाते जो हमारे प्रिविलेज है, हम अपने प्रिविलेज का रिफ्लेक्शन करें कि वो हमारे प्रिविलेज हैं, और हमने दूसरे के प्रिविलेज का अतिक्रमण तो नहीं कर रखा, कब्जा तो नहीं जमा रखा, और हमारे इस प्रिविलेज का असर लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी में क्या हो रहा है, और ये जो हम वायलेंस करते हैं, क्या हम उसको रियलाइज भी करते हैं कि इसका प्रभाव, इसका असर लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी में क्या पड़ता है? क्या ये पुरुषों को मालूम है कि खाली वो अपने को देख रहे हैं? तो एक जो हम पुरुष की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि केवल वो एक टीचर थे, ये भी आइडेंटिटी जानना जरूरी है। वो एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे, और वो अपनी पत्नी के साथ में वायलेंस इसलिए करते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा सुंदर है। हो सकता है इसमें गांव के पुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान था, चिढ़ाते थे कि तुम कैसे मर्द हो, तुम अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वो दूसरे मर्दों से भी बात करती है, उसकी पत्नी मायके मायके नहीं जा सकती थी, नतीजा ये हुआ वो वायलेंस करता था, हमेशा उसको शक होता था, वो उसको कंट्रोल करता था। तो इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन वो जब हमारे इन प्रक्रियाओं से जुड़ा, उसको लगा, कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि ये गलत, मेरी सोच जो है वो गलत थी, और उसने अपने इस व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो उनके पारिवारिक इंटीमेट रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, पारिवारिक रिलेशनशिप बहुत बदलाव हुआ। तो चलिए, समय की सीमा है, मैं जो ऐसे कई उदाहरणों को पुरुषों के कि वो वायलेंस क्यों होता है और उनका सामाजिकरण किस तरह हुआ, और इस पुरुष को घर से निकाला गया उसके पेरेंट्स से, क्योंकि जब उसने अपनी पत्नी की बात सुनने लगा, और उसको खाने का राशन तक नहीं था, क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये बदला हुआ व्यवहार उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम कह रहे हैं कि ये पुरुष जो है जिस द्वंद से होके गुजरते हैं, अगर वो बदलते हैं तो उनके सामने किस तरीके की चुनौतियां आती है, मैं इसको रखने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए।